जैसा कि हम लोग आर्गुमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि आर्गुमेंट या युक्ति किसे कहते हैं, तो हमने ये पढ़ रखा था कि जो आर्गुमेंट है ना, जो आर्गुमेंट या जिसको हम युक्ति बोलते हैं वो क्या है। हमने पढ़ा था कि पहले के दो पूर्व कथन है ना, स्टेटमेंट, पहले के जो दो स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस या पूर्व कथन। ठीक, तो जो दो कथन होते हैं, कथन ए और कथन बी या कथन एक कथन दो, इसके बेस में हम या इसके बिहाफ पे हम तीसरे स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं या तीसरे निष्कर्ष को निकालते हैं। इस पूरी संरचना, स्ट्रक्चर या फिनोमेना या प्रक्रिया को हम आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई ये बात कि आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट बेसिकली एक प्रक्रिया है या एक स्ट्रक्चर है जिसमें दो पूर्व कथन या दो प्रोमाइसेस होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन दोनों के बिहाफ पे या इन दोनों के आधार पे हम एक कंक्लूजन या एक निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने इसको पढ़ रखा था। ठीक, और अब हम एक कदम और आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, है ना। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा आर्गुमेंट में क्या क्या होता है, प्रोमाइसेस होते हैं, कंक्लूजन होता है। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैं अगर ऐसे समझूं, ठीक है, कि मान लो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, या कहिए कि सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, सभी छात्र, ठीक है, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, योगेश एक छात्र है। ठीक, मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूँ कि दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि तीसरा एक कंक्लूजन निकल आएगा कि योगेश उत्तर प्रदेश से हैं। अब एक बात समझिएगा कि ये तीनों के तीनों प्रपोजिशन है, क्योंकि तीनों के तीनों सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रीमाइसेस केवल शुरू के एक और दो हैं। जो तीसरा कंक्लूजन है वो प्रीपोजिशन तो है लेकिन प्रीमाइसेस नहीं है। तो अब आप बताओ, प्रीपोजिशन और प्रीमाइसेस में अंतर समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में कुछ तो लिख के आओ, तो लिख के आना कि हर प्रीमाइसेस प्रीपोजिशन नहीं होता, पर हर प्रीपोजिशन प्रीमाइसेस होता है। इस तरह क्या है ना कि थोड़ी पेज भर लोगे और अपनी कला का प्रदर्शन आप कर सकते हो। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब आर्गुमेंट हमने पढ़ा। ठीक, हाँ, अब हम आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, हमने बताया कि इसमें दो पूर्व कथन होते हैं। साथ में हमने एक चीज़ और बताई थी आपको लास्ट वाले वीडियो में कि दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक इन्फॉर्मेशन होती है सामान्य। जब भी मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं या सूचना की बात करूं तो आपको उसको कथन या प्रीमाइसेस जैसे शब्द लिखने हैं, है ना। आधार वाक्य भी लिख सकते हो। तो याद रखना दो तरह के होते हैं। एक सामान्य होता है, सामान्य का मतलब जो बेसिकली हमेशा सभी की बात करे, जैसे सभी मनुष्य ऐसे हैं, सभी सैमसंग के फ़ोन ऐसे हैं, सभी इलाहाबाद के लोग ऐसे हैं। जब कोई बात सामान्य की करे या जो सभी लोगों की करे या एक समुदाय के सभी लोगों को सम्मिलित कर ले, एक समुदाय या एक किसी कम्युनिटी के सभी लोगों को जिसमें शामिल कर लिया जाए, जब उसकी बात की जाए तो उसे सामान्य कथन कहते हैं। लेकिन जब भी उसी समुदाय के किसी एक सदस्य के बारे में बात की जाए तो उसको विशेष बोलते हैं या पर्टिकुलर बोलते हैं, है ना, या स्पेसिफिक बोलते हैं। तो याद रखना
सामान्य को हम जनरल बोलते हैं, विशेष को हम पर्टिकुलर हो सकता है या स्पेसिफिक हो सकता है। अब पूरी की पूरी कहानी यही है कि जो आर्गुमेंट होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक आर्गुमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम इंडक्टिव या आगमन, और एक होता है डिडक्टिव जिसको बोलते हैं निगमन। ये सवाल आया करता है, तो निगमन में क्या होता है समझ लो। निगमन में तीन चीजें होती हैं। पहला, सामान्य से विशेष की तरफ होता है, ठीक है। मतलब आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में आपको पता ही है क्या होता है, प्रीमाइसेस होते हैं, इनसे कंक्लूजन निकाला जाता है। तो याद रखना, जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन आर्गुमेंट होता है, उसमें जो कंक्लूजन होता है वो एक विशेष के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक, याद रखना। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जो कंक्लूजन होगा वो किसी एक विशेष की बात कर रहा होगा। साथ में ये हमेशा जो इसका कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सर्टेन होगा, निश्चित होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। पर कब होगा, सभी प्रमाइसेस वैलिड हो तब, है ना। कुछ शब्द बढ़ाने के लिए 3-4 बातें लिख देना, तो इसीलिए मैं एक एक बात बता रहा हूं। उदाहरण के तौर पे, सभी मनुष्य मरणशील है, सबसे बेसिक एग्जांपल यही आता है। सुकरात, है ना, बार बार मैं योगेश त्रिपाठी को नहीं मारूंगा। सुकरात एक मनुष्य है, तो आ जाएगा सुकरात मरणशील है, क्लियर। इसको अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से कहना चाहें तो देखो, ये बना दिया हमने, मरणशील सभी मनुष्य, और ये हो गए सुकरात, ठीक। अब एक बात देखो कि बात हमने पहले की थी सभी मनुष्य की, तो जनरल बात थी, लेकिन हम जब कंक्लूजन में पहुंचे, पर्टिकुलर आ गए कि सुकरात मरणशील है, तो इस तरह से कह सकते हो कि ये क्या होता है, ये सामान्य से विशेष की तरफ जाता है। साथ में जब मैंने ये बोल दिया कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मतलब इस भारत, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो मरेंगे, तो सुकरात भी उसी में आता, तो भी मरेंगे, तो ये निश्चित होगा ना। जब आप सबके बारे में कोई बात बोल दे रहे हो तो किसी पर्टिकुलर के बारे में तो बात तय होगी। अगर मैं बोलूं इलाहाबाद के सभी लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और योगेश त्रिपाठी इलाहाबाद से हैं, तो ये तय है ना कि योगेश त्रिपाठी पढ़ने में अच्छे होंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि जो डिडक्टिव होता है, जिसको आप निगमन बोलते हैं, जिसमें हम क्या निकालते हैं क्या, निकालना, मतलब कुछ बड़े से कुछ छोटा निकाल रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, सामान्य बहुत बड़ा होता है इससे, पर्टिकुलर, और ये हमेशा निश्चित होगा। तो बस निगमन याद रखना है ना, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले डिडक्शन से अपना देख लेना, ठीक। चलो, अब आता है दूसरा, इसको टॉप टू बॉटम भी बोलते हैं। क्यों, टॉप का मतलब सामान्य बात कर दी, सभी मनुष्य की बात कर दी, अब बॉटम मतलब सुकरात की बात एक हो रही है ना? तो इस तरह टॉप टू बॉटम भी इसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात। देखो, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य है, सुकरात भी मरणशील होगा, ये सही है, ठीक है। ये है डिडक्टिव या डिडक्शन, ठीक है, या निगमन के आधार पर तर्क। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सभी डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सभी डॉक्टर पढ़े हैं,
मोहन एक डॉक्टर है, ठीक है, सभी डॉक्टर पढ़े लिखे, तो इसका क्या लिख के आ जाएगा कि मोहन पढ़ा लिखा है, ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गई। तो ये हो गया उदाहरण निगमन का। लेकिन अगर मैं मान लो ऐसे कहूँ सभी डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, है ना, फिर मैं कहूँ मोहन एक डॉक्टर है, ठीक है, फिर मैं आपसे कहूँ नहीं नहीं ये नहीं, यहाँ नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि मोहन पढ़ा लिखा है और मोहन डॉक्टर है, सभी डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, मोहन पढ़ा लिखा है, मोहन डॉक्टर है, तो ये सही नहीं होगा। क्यों? देखो याद रखना, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि आप बहुत छोटे बच्चों की तरह अभी हो। जब हम किसी दो सूचनाओं को आपस में जोड़ते हैं, जैसे मान लो अभी बात की सामान्य कथन की, है ना, जैसे मैंने कहा ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, सोक्रेटिस आर ह्यूमन बीइंग, सोक्रेटिस आर मोर्टल, ये मैंने बात की। एक बात जान लो इसमें बहुत अच्छे से, अभी बाद में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, जब भी इस तरह की बात होगी तो तीन कथन होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम मेजर टर्म, जो सबसे व्यापक होता है, जैसे मरणशील था, है ना, तीन ही शब्द है, देखो, एक तो मरणशील है, एक मनुष्य है और एक सुकरात है, तीन ही शब्द थे। तो जो सबसे ज्यादा व्यापक है वो मरणशील है, क्योंकि मरणशील का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है, इसमें सब आ जाएंगे। और सबसे छोटा जो है उसको कहते हैं माइनर टर्म, और जो मनुष्य है वो है मेजर टर्म, सॉरी मिडिल टर्म, मध्यम पद, ठीक। ये तीन याद रखना हमेशा। अब एक बात और इसमें बहुत अच्छे समझना, ये जो मिडिल टर्म होता है ना, सारा खेल इसी का होता है। देखो क्या कहा कि सारे मनुष्य मरणशील है, ठीक, ये कहा। फिर हमने कहा कि सुकरात मनुष्य है। अब एक बात बताओ, पहला स्टेटमेंट हमारा ये था, दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये था, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो संबंध बन रहा है वो किस कारण बन रहा है? सुकरात के कारण। सुकरात तो यहां कहीं है ही नहीं। मरणशील के कारण, मरणशील यहां कहीं नहीं है। पर इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों को जो आपस में लिंक कर रहा है वो है मनुष्य। आप देखोगे मनुष्य बराबर मरणशील, सुकरात बराबर मरणशील, तो सॉरी सुकरात बराबर मरणशील हो जाएगा, है ना, समझ में आई बात? तो कहने का मतलब कि इन दोनों स्टेटमेंट को जो जोड़ रहा है उसी को कहते हैं मिडिल टर्म। अब आपसे मैं एक ऐसे बात करूं, अगर सरल शब्दों में, है ना, बाद में पढ़ना ही पड़ेगा, कि जो भी कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था, ये जितने भी आप प्रपोजिशन पढ़ते हो इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक कॉपुला होता है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉपुला। याद रखना, जो सब्जेक्ट होता है वो होता है माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट होता है वो होता है मेजर टर्म, और जो दोनों को जोड़ रहा है वो कहलाता है मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं है, पर जोड़ वही रहा था, ठीक है। तो अगर मिडिल टर्म नहीं होता तो ये दोनों सेंटेंस जुड़ते ही नहीं। बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये हो गया डिडक्टिव। अब आते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट या आगमनात्मक तर्क, है ना। इंडक्टिव आर्गुमेंट या इंडक्टिव या आगमनात्मक तर्क, ठीक है। यही लिखा हो शुद्ध तो बहुत नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, सेम इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें सामान्य से विशेष नहीं जाते, जबकि इसमें विशेष से सामान्य, है ना, पर्टिकुलर टू
जनरल, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल का अप्रोच होता है। इसमें बॉटम टू टॉप का अप्रोच होता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मंडे को जो सूरज है, सन, ठीक है, वो ईस्ट से उगता है। ट्यूसडे को जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है। वेडनेसडे को जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है। अब मैं देखो 3 बातें बता रहा हूँ स्पेसिफिक। अब आप लिख सकते हो यूनिवर्सल में कि रोज एवरीडे, है ना, सन ईस्ट से। तो कहने का मतलब बहुत सारे उदाहरण देख के, और उदाहरण कैसे हैं, विशेष स्पेसिफिक चीज़ों के, बहुत सारे स्पेसिफिक उदाहरण देख के जब आप कोई सामान्य बात की स्थापना करते हो या कोई जनरल बात स्टैब्लिश करते हो, दैट इज द इंडक्टिव आर्गूमेंट। इसको कहते हैं इंडक्टिव आर्गूमेंट। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मान लो, ठीक है, कि जैसे मान लो ऐसे कुछ बोले, है ना, कि शेरू कुत्ता भौंकता है, कलुआ कुत्ता भौंकता है ना, हीरो कुत्ता भौंकता है, पप्पी कुत्ता भौंकता है, तो बाद में कहेंगे कि सभी कुत्ते भौंकते हैं। तो याद रखना इसमें आ जाए, ये बेसिकली जो होता है ना, याद रखना ये अनुभव से बनता है, एक्सपीरियंस से बनता है। जब आप बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लेते हो तो ये बनता है ना। तो जितने भी एक्सपीरियंस वाले दार्शनिक होंगे, अनुभववादी दार्शनिक होंगे, जो आपने पढ़ा होगा, वो अनुभववादी दार्शनिक जो होते हैं वो आगमन या आगमनात्मक या इंडक्टिव चीज़ों को अपनाते हैं। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई। पहली बात याद रखना कि जो आगमनात्मक या इंडक्टिव होता है उसमें हमें कई सारे सैंपल लेने पड़ते हैं, पहले बहुत सारे उदाहरण। 1-2 उदाहरण के आधार पे नहीं हो जाएगा कि 2 बच्चे पढ़ रहे तो आप कहते हो सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, तो इस तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आ गई बात। अब इसकी एक आप बढ़िया फर्स्ट क्लास टेबल बना लीजिएगा। टेबल क्या, ऐसे आप एक बनाइएगा, एग्जाम आ जाए तो सुंदर सा, ठीक है, और इस तरह आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा करिए हमेशा बेस किस बात कर रहे हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव। यहाँ लिखोगे सर्टेनिटी, डिडक्टिव में होती है, इंडक्टिव में नहीं होती। यहाँ लिखोगे अप्रोच, यहाँ लिखोगे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। यहाँ लिखोगे, है ना, मेन, स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, इस तरह की बात करोगे ना, डायरेक्शन कैसी होती है। ठीक है, यहाँ लिखोगे उदाहरण आधारित। ठीक, ये होगा संरचना। क्यों, डिडक्शन में अगर संरचना सही है तो पक्का कंफर्म चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें उदाहरण से चीज़ें चलती हैं। ठीक, तो चलो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक, अगला टॉपिक जो हमारा है अब उसकी बात करते हैं। अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, है ना, एंड काइंड्स ऑफ डिफिनीशन। ठीक, ये है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफिनीशन से, ठीक है, या परिभाषा। ठीक, चलो उसको समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा होती क्या है। तो देखो हमें इसके लिए ना एक चीज़ समझना है, परिभाषा किसे कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ गाय की परिभाषा बताओ, या काऊ की, ठीक, या मैं कहूँ एप्पल की परिभाषा बताओ, या सेब की, या मैं कहूँ आपको डेमोक्रेसी की परिभाषा बताओ, या लोकतंत्र की। तो वैसे तो परिभाषा को लेकर बहुत तरह के शब्द हैं, लेकिन एक जो हम समझे जो सामान्य बात है ना, जो सबसे सामान्य बात है, जो डिक्शनरी के अनुसार है, वो ये है कि परिभाषा का मतलब होता है सामान्य अर्थ।
सामान्य अर्थ, जनरल मीनिंग, जो किसने एक्सेप्ट की हो, समाज ने। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ गाय किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे कहूँ गाय, तो बेसिकली जो गाय का अर्थ होता है ना इस शब्द का, उसी को उसकी परिभाषा मान लिया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे ये अर्थ कैसे होता है, तो जाना तो नहीं चाहिए ज़्यादा टेक्निकल, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी आप किसी शब्द को सुनते होगे तो उस शब्द का एक फिगर या एक इमेज आपके दिमाग में बन जाती होगी। जैसे गाय बन गई होगी, जैसे शेर बन गया होगा। तो यही जो है, इसी को हम वास्तव में अर्थ कहते हैं। जब आप भाषा विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें ये एक सवाल है कि जो शब्द है उसके अर्थ कहाँ से आते हैं, या अर्थ का संबंध कैसे होता है शब्द का, तो उसमें एक चित्र थ्योरी है ना, पिक्चर थ्योरी। तो उसमें बेसिकली यही बात होती है कि जो शब्द हैं, हर शब्द एक इमेज बनाता है, वही इमेज उसका अर्थ होता है। ये सब तो नहीं पढ़ाना चाहिए था, लेकिन बस ऐसे समझो, अगर आपसे कभी पूछे परिभाषा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सामान्य अर्थ को। सामान्य अर्थ को परिभाषा कहते हैं। अब सवाल है, ये सामान्य अर्थ किसे कहते हैं, जो समाज के द्वारा स्वीकृत होता है। जिसे समाज, जैसे मैं कहूँ कि यार बड़ा शैतानी करता हो या बड़ा छछूंदर है हो, तो छछूंदर का जो है वास्तव में अर्थ क्या है, शैतानी करने वाला, है ना, जो समाज के द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो आप कहोगे परिभाषा बताओ, तो ऐसे बच्चे जो बहुत शैतानी करते हैं वो छछूंदर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो याद रखना, सामान्यतः ये प्रचलित कॉन्सेप्ट होता है। कैसा होता है, प्रचलित। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो यहाँ हो गए, ठीक है, चले आएंगे अब। आगे चलते हैं। अब एक शब्द होगी परिभाषा, है ना, तो एक अभी हमने पढ़ी सामान्य परिभाषा की। अब दूसरी है स्टिपुलेटिव डिफिनेशन, है ना, या परिकल्पित। इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लो कोई शब्द है, ठीक है, अब आपको उसको पहली बार यूज करना है कहीं, या मान लो जो यूज होता था उससे अलग आपको कहीं उसको यूज करना है, ठीक है, तो आप एक नया अर्थ सृजित कर देते हो, नया अर्थ जोड़ देते हो। ठीक, उसको कहते हैं स्टिपुलेटिव डिफिनेशन। तो आप कब करते हो ये, कोई नए संदर्भ में या कोई नई परिस्थिति में, नए कॉन्टेक्स्ट में, या कोई नए, जैसे आप देखोगे कई तरह के शब्द कि यार सचिन ना बनो, है ना। अब सचिन का मतलब कुछ और था, लेकिन लोगों ने क्या बना, नया बना दिया कि ज़्यादा सचिन न बनो, है ना। तो कहने वाले जो खेलने की बहुत अच्छा कोशिश कर रहा होगा कहेंगे ज़्यादा सचिन ना बनो, तो एक नया मतलब दिया ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे बाहुबली ना बनो यार, तो चूंकि बाहुबली तो पहले क्या था, एक पिक्चर थी, लेकिन हमने उसका प्रयोग एक नई जगह की स्थिति को सृजन करने के लिए किया। ठीक, तो हम कहते हैं बाहुबली ना ज़्यादा बनो। ठीक, तो इसको बोलते हैं स्टिपुलेटिव डिफिनेशन। जब हम किसी शब्द को बिल्कुल नए बार या नए संदर्भ में या नए अर्थ में या नए कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, उसको कहते हैं स्टिपुलेटिव डिफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, हाँ, थोड़ी पढ़ा दूंगा फिर सोने जाऊंगा अभी। ठीक, चलो, एक बिल्कुल नया अर्थ मिलता है। ठीक, अब तीसरी बात आती है प्रिसाइजिंग डिफिनेशन, है ना। अब हम कई चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिकली क्या है ना, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि लॉजिक जो है, जो लॉजिक है उसमें हम ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना जो मनुष्य है और जो मनुष्य के अंदर विचार होते हैं, हम बात विचार पे नहीं करते, ये विचार पहले बनते हैं कथन, स्टेटमेंट, और सारा खेल इसी स्टेटमेंट का होता है ना, भाषा का होता है। इसीलिए आप जानते हो कि हमारे जो विचार हैं वो हमारी भाषा से ही एक्सप्रेस होते हैं। तो अगर हमें विचारों को समझना है तो हमें भाषा को समझना होगा।
अगर हमारी भाषा साइंटिफिक नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई, तो हमारे विचार कभी शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से कन्वे नहीं हो सकते, संप्रेषित नहीं हो सकते। तो जितनी भाषा पे हम बात करेंगे उतना हम विचारों पे बात करेंगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लॉजिक में क्या पढ़ते हैं, लॉजिक आपसे पूछा जाएगा, लॉजिक कहा जाएगा लॉजिक तो विचारों पे काम करती है, पर पढ़ते हम भाषा है, ऐसा क्यों? तो आप कहोगे दोनों इक्वल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपने विचार को अपनी भाषा से ही एक्सप्रेस करता है, अपने ज्ञान को अपनी भाषा से ही एक्सप्रेस करता है। ठीक, तो हमने दो तरह की डिफिनेशन पढ़ी, एक कॉमन डिक्शनरी बेस जो सामान्य अर्थ होता है, दूसरी हमने पढ़ा स्टिपुलेटिव जो नई डिफिनेशन होती है, परिकल्पित, तीसरा पढ़ रहे हैं प्रिसाइजिंग डिफिनेशन, है ना, प्रिसाइजिंग। इसमें क्या है ना, जब कोई शब्द बहुत आम या स्पष्ट हो उसे सटीक रूप से बताने की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत स्पष्ट रूप से आप बताते हो किसी शब्द को। जैसे मान लो ना, जब आप कोर्ट रोड में जाते हो तो हर शब्द का बहुत सटीक मतलब बताया जाता है। जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण के तौर पे अभी आपको बताऊं, अभी आप बोल दो भारत एक राज्य है, या भारत एक देश है, या भारत एक राष्ट्र है, ये हो गया। लेकिन जब हम प्रिसाइजिंग डिफिनीशन इसका करेंगे ना, जब हम बिल्कुल सटीक बताएंगे ना, प्रिसाइजिंग डिफिनीशन या परिशुद्ध परिभाषा, तो हम बहुत टेक्निकल बताएंगे कि अगर लीगल भाषा में यूज करेंगे तो राज्य, इमोशनल भाषा में यूज करेंगे तो राष्ट्र। तो याद रखना, शब्द की जो परिभाषा है, जो शब्द है, एक सामान्य के द्वारा दिया जाता है, दूसरा सृजन या नवीनता के आधार पे होता है, तीसरा तकनीकी के आधार पे होता है, पर शुद्ध होता है बिल्कुल। ठीक, जैसे नाबालिग समाज के हिसाब से, अरे बच्चा है छोड़ दो। सृजनात्मक कई बार नाबालिग ना बनो यार, है ना, कई बार किसी भी लेकिन तकनीकी भाषा में देखा जाएगा तो 18 साल से कम। तो इस तरह से समझ में आ गया। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, परिभाषा की। परिभाषा क्या बात कर रहे हैं कि कहाँ से उसमें अर्थ आता है, या कहाँ से उसमें, सबसे पहले हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आती है एक डिफिनीशन, थ्योरेटिकल डिफिनीशन। ठीक है, थ्योरेटिकल डिफिनीशन, जब किसी वैज्ञानिक शोध के आधार पे चीज़ें होती है ना, थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी के आधार पे, थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक, तो इसमें होता है कि इसमें तकनीकी या विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल अप्रोच के आधार पे हम किसी शब्द को व्याख्यात करते हैं। जैसे एनर्जी, ठीक है, अगर मान लो हमने एनर्जी बोला, ऊर्जा, अगर हमने ऊर्जा बोला, जब भी हम कोई शब्द देखेंगे तो देखेंगे उसमें कई तरीके की परिभाषा आती है। जब इसका हम ऊर्जा की सामान्य बात करेंगे, सोचो एक समाज के हिसाब से, अरे यार आज ऊर्जा नहीं है ना, तो एक समाज एक सामान्य अर्थ में बात करेगा। सृजनात्मक बात करेंगे कि कोई ऊर्जा झोंक दो, या ऊर्जा को ऐसे यूज करेगा कोई नए मतलब में। ठीक है, फिर परिशुद्ध बताएगा कि ऊर्जा का मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक कुछ बताएगा। लेकिन जब हम थ्योरेटिकल या टेक्निकल बात करेंगे ना, तो ऊर्जा को बिल्कुल तकनीकी रूप से बताएंगे। ठीक है, जैसे अगर लोकतंत्र के बारे में हम बताएं तो लोकतंत्र समाज के लिए कैसा होगा, एक सामान्य सी बात होगी, लोकतंत्र जिसमें सरकार बनती है, ऐसा वैसा। ठीक है, सृजनात्मक अगर कहें, बहुत कोई नया मतलब निकालना हो, तो यार बड़ा लोकतांत्रिक परिवार है तुम्हारा, ऐसा लगेगा। ठीक, लेकिन अगर तीसरी प्रिसाइजिंग बताना हो तो लोकतंत्र का मतलब बताएंगे। लेकिन अगर टेक्निकल बताना है तो हम स्पेसिफिक बताएंगे कि लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन होता है। ठीक, इस तरह बात समझ में आ गई। तो जो टेक्निकल होता है वो बहुत जटिल होता है, सबसे सरल क्या होती है, सामान्य भाषा, जो मैंने पहले बताया था। तो बेसिकली जब हम डिफिनीशन की बात कर रहे हैं ना, तो किसी एक शब्द के जो मायने होते हैं वो कई तरीके से निकलते हैं, है ना। हमने बताया कि एक जो सामान्य मायने होता है, जो डिक्शनरी के हिसाब से निकलता है, जो समाज प्रचलित बात को बताता है, प्रचलित अर्थ को बताता है। तो हमने इस तरह चीजों को समझा। चलिए, अब अगली आती है एक डिफिनीशन, प्रभावकारी परिभाषा। देखिए, आपको दिक्कत हो रही होगी ना, तो अब मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि किसी जो शब्द होता है
है ना। परिभाषा का मतलब है जो शब्द है उसके मायने कहाँ से आते हैं। तो एक साधारण जो समाज से आता है, एक जो सृजन के आधार पे या कुछ क्रिएटिविटी के आधार पे आता है, एक प्रिसाइजिंग जो बिल्कुल कोई सटीक बताना चाहता है, एक तकनीकी तौर पे जो शब्द को बताना चाहता है, और एक होता है परसेसिव या प्रभावकारी परिभाषा, या प्रभावकारी परिभाषा, परसेसिव, ठीक है। बड़ा परसेसिव है मतलब बहुत प्रभावकारी, तो जिसमें ना हम किसी बात को बड़ा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए करते हैं, समझ रहे हो। किसी को बहुत अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ बोलते हैं, ठीक। जैसे मैं कहूं, एक शब्द समझना मेरी बात को, जैसे मैं कहूं कर, टैक्स, इसका एक मायने तो हो जाएगा जो सामान्य तौर से निकलेगा, ठीक है, कि इट इज ए कंपल्सरी बर्डन। एक इसका जो मायने निकलेगा वो सृजनात्मक आधार पर निकल सकता है। जैसे मैं कहूं कि कर, है ना, एक मनुष्य के ऊपर लगाया गया बोझ है, ऐसे कुछ हो सकता है। एक इसकी प्रिसाइजिंग हो सकता है, बहुत टेक्निकल बताऊं, मतलब बहुत छोटे फॉर्म में बताऊं, एक टेक्निकल इसको बता सकता हूं मैं। एक ही शब्द को आप कई तरीके से बता सकते हो, एक सामान्य तौर पे, एक नए तरीके से, बिल्कुल एक उसका बहुत छोटा सा कोई स्पेसिफिक मतलब बता के, एक बेसिकली उसमें कुछ टेक्निकलिटी जोड़ के, ठीक, एक उसमें आप प्रभावकारी बता सकते हो। जैसे अरे भाई कर जो है ना वो जबरदस्त लगाया जाता है, किसी के ऊपर बहुत दबाव डाल के लगाया जाता है, जबरन लगाने वाला एक आर्थिक बोझ है, जबरन। तो जब हमने जबरन शब्द यूज किया तो देखो इसी कर की हमने जो परिभाषा बनाई वो कैसी बना दी, बहुत प्रभाव उत्पन्न करने वाली, है ना, कि भैया शानदार व्यवस्था है ना। तो समझ रहे हो, तो अगर शानदार व्यवस्था हमने किसी चीज को बोला तो क्या हो गया, हमने प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश की। तो जब किसी शब्द में आप प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हो तो उसको बोलते हैं प्रभावकारी परिभाषा या परसेसिव डिफिनीशन। जब भी आप विज्ञापन में देखोगे ना तो आप इसका यूज करोगे। देखो मैं फिर एक बात बताऊं, हम लोग पढ़ तो लेते हैं पूरा, पर कई बार ये नहीं समझ में आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, वरना हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं। हम जब परिभाषा की बात कर रहे हैं ना, परिभाषा, तो बेसिकली हमने आपको बताया कि भाषा पे हम अच्छी खासी बात करेंगे, क्योंकि भाषा और विचार आपस में मिलते हैं। क्योंकि लॉजिक का संबंध विचार से है तो बिना भाषा के काम ही नहीं हो सकता। तो भाषा में जो शब्द होते हैं सबसे छोटी इकाई, इसके मायने कहाँ से आते हैं, आखिर इसके अर्थ कहाँ से आते हैं, और इसी को हम परिभाषा कह देते हैं। तो हमने आपको बताया कि कई तरीके से आते हैं, ठीक। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इसका जो मैंने आपको नोट्स बनाया है ना वो बहुत शानदार है, नोट्स एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि एक शब्द के कैसे कैसे अर्थ बनते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है, अगर ठीक, अगर कोई शब्द है, मान लो हमें इसको विज्ञापन में यूज करना है, तो हम कौन सा करेंगे, परसुएसिव डिफिनीशन यूज करेंगे, बहुत प्रभावकारी। लेकिन अगर हमें साइंस में यूज करना है तो थ्योरेटिकल यूज करेंगे। अगर हमें सामान्य बात यूज करना है तो हम लेक्सिकल या डिक्शनरी बेस करेंगे। अगर हमें किसी प्रश्न में करना है तो हम स्टिपुलेटिव करेंगे। अगर हमें किसी कानून में करना है तो हम प्रिसाइजिंग करेंगे, ठीक है। अब एक ही शब्द को हम कहाँ यूज करते हैं उस हिसाब से उसकी परिभाषा तय हो जाती है, पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं भाषा के कार्य, फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज। ये बहुत शानदार और बहुत सरल चीज़ें हैं, और ये सब कहीं ना कहीं अगर आ जाएगा एग्जाम में तो कुछ ना कुछ लिखाओगे, और मैं अगर बता दूंगा तो थोड़ी अच्छे से लिखाओगे, नहीं तो कहानी तो लिखने में माहिर हो तुम लोग। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। चलो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लगता क्या है कि भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। अगर आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट होगा तो आप कहोगे कि भाषा एक संवाद करने की प्रक्रिया है या संवाद करने का टूल है, हम जिसके माध्यम से बात करते हैं, ठीक। पर याद रखना जब तर्क की बात करेंगे, ठीक है, तो जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो बेसिकली क्या है, मनुष्य की
विवेकशील होने की क्षमता को व्यक्त करता है, विवेकशील होने की क्षमता को व्यक्त करता है। विवेकशील का मतलब कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को बताता है। हम जिंदा हैं इस बात का आधार भाषा है। क्यों? अब यहाँ भाषा या लैंग्वेज का मतलब केवल बोलने से मत समझ लेना ना, आपकी भाषा को भाषा नहीं समझ रहे। लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें हम विचार बोलें, और विचार किस में होंगे? जिसमें चेतना होगी। पत्थर में तो होंगे नहीं विचार, जिसमें चेतना होगी। और चेतना किस में है? मनुष्य में। याद रखना, अगर मैं कहूँ मनुष्य, तो दो बातें अपने आप जुड़ जाएंगी। मनुष्य है, मनुष्य में चेतना है, तो मतलब भाषा होगी। अगर मनुष्य में भाषा है तो चेतना होगी। बिना भाषा के कोई मनुष्य, आप समझ जाओ कैसा होगा, मर गया होगा ना। तो बेसिकली भाषा जो है ना, लैंग्वेज जो है, वो मनुष्य का सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान है, जो मनुष्य को सभी प्राणियों से अलग करता है। ठीक, भाषा याद रखना मनुष्य को सभी प्राणियों से अलग करता है। अब सवाल है आपके बीच में एक संबंध आ रहा होगा, भाषा और विचार या लॉजिक का क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेज एंड लॉजिक? ठीक, तो आप इसको लिख के आओगे। भाषा के बारे में जब लिखना है ना, तो यही सब लिखना है कि भाषा क्या है। भाषा मनुष्य की चेतनाशील होने का प्रमाण है, या कॉन्शियसनेस होने का प्रमाण है, उसके विचारों को। तो ये याद रखना, जैसे बॉडी होती है ना, और जैसे बॉडी और शरीर और आत्मा, ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं ना, वैसे ही जो विचार होता है ना, वो आत्मा होती है, और जो शरीर होती है ना, भाषा होती है। याद रखो, बिना विचार के तुम बोल सकते हो क्या कुछ? बिना विचार के नहीं बोल सकते ना। रात में जब तुम्हारे विचार आते हैं तो तुम अपने आप कुछ ना कुछ बोलने लगते हो ना। तो जो विचार होते हैं, जो विचार हैं बेसिकली क्या, विचार वो क्या है? आत्मा की तरह है। और जो हमारी भाषा है वो शरीर की तरह है, बाहरी रूप है। क्योंकि आपको पता है कि दिखती तो भाषा है, पर उसके अंदर होते विचार हैं। तो वैसे दिखता तो शरीर है, पर चलता तो आत्मा के कारण है। तो याद रखना, जिस तरह से आत्मा और शरीर का संबंध होता है, वैसे ही भाषा और, यहां तक बात समझ में आ गई? अब भाषा के कार्य, भाषा के कार्य, पहला कार्य इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक कार्य, सूचनात्मक कार्य, इंफॉर्मेटिव। ठीक, इंफॉर्मेटिव, इसमें क्या है? भाषा, ये भाषा का सबसे कॉग्निटिव फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन है ना। याद रखना, बौद्धिक कार्य, इसमें भाषा क्या करती है? सूचना का आदान प्रदान करती है। जैसे मैं कहूँ कि इलाहाबाद में गंगा नदी बहती है, तो ये सूचना का आदान प्रदान हुआ ना, इसीलिए इसको बौद्धिक पक्ष कहते हैं। ठीक है, बौद्धिक पक्ष का मतलब जो इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हो। ठीक, तो भाषा का सबसे पहला कार्य जो होता है वो सूचना का आदान प्रदान होता है। ये भाषा की बौद्धिकता है, इंटेलेक्चुअलिज्म भाषा की बौद्धिकता है, अर्थात भाषा का बौद्धिक पक्ष है। भाषा कई तरीके से आप सीख सकते हो, लेकिन भाषा को जब हम इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्चुअलिज्म के तौर पे देखना चाहते हैं, या भाषा का जब बौद्धिकता पक्ष देखना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा एक फिगर बना सकते हो। ये मान लो लैंग्वेज अगर, तो जो उसका एक भौतिक पक्ष है ना, ये उसका एक इमोशनल पक्ष है, ये उसका एक फंक्शनल पक्ष है, दो है ना। अभी बताता हूँ आपको कैसे। तो जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में, जो आपकी लैंग्वेज है ना, जो भाषा है, उसमें बहुत ज्ञान है। आप सोचो कि एक समय जब लिखा नहीं जाता था कुछ, तो भाषा के ही आधार पर विचारों का आदान प्रदान होता था। पहले हमारे जो वेद ग्रंथ उपनिषद पुराण होते थे ना, वो लिखे नहीं जाते थे, वो सब मौखिक होते थे। तो सोचो भाषा में कितनी विचार होते थे, भाषा में कितनी बौद्धिकता होती थी। अगर सपोज करो आपकी मम्मी कहीं जाती हैं, चाबी रख के जाती हैं और आपको बताती हैं, तो विचार ही तो है। तो भाषा के ही माध्यम से तो विचार अभिव्यक्त होता है। तो आपको ऐसा नहीं प्रतीत हो है जैसे शरीर के अंदर आत्मा होती है और आत्मा मुख्य होता है, तो वैसे भाषा जो है ना, वो विचारों का आदान प्रदान है। बिना विचार के भाषा का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाषा जो है वो बाहरी स्ट्रक्चर है और विचार है जो उसका आंतरिक स्ट्रक्चर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक,
जहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ऐसे है कि जैसे मान लो ये भाषा है तो इसके अंदर विचार चलेगा, ठीक है। भाषा का दूसरा काम है भावनात्मक कार्य, भावात्मक कार्य। भाषा, आप अपना सुख दुख सब व्यक्त करते हो ना, जैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है, आजकल आप लोग इमोजी भी देखते हो कि भाषा का एक पक्ष है ना, उसमें तुरंत आप बता देते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, ठीक है, ठीक है, या बहुत खुश हूँ, पता नहीं अब जैसे भी इमोजी हो। तो भाषा का एक पक्ष जो है वो ज्ञान विचार का आदान प्रदान करना है, लेकिन दूसरी तरफ उसका भावनात्मक कार्य कैसा है, भावनात्मक कार्य जो उसका है वो भावनाओं का आदान प्रदान करना है ना, सुख दुख का। इसमें तो आप लोग माहिर हो, रात भर सुख दुख अपनी भाषाओं से व्यक्त करते हो। फिर है डायरेक्टिव फंक्शन, निर्देशक कार्य। भाषा का जो तीसरा कार्य है लैंग्वेज का, लैंग्वेज भाषा, है ना, याद रखना पहला क्या था, विचार या बौद्धिक या इंटेलेक्चुअलिज्म, दूसरा क्या था इमोटिव फंक्शन या भावनात्मक, तीसरा क्या उसका फंक्शनल या निर्देश देना कि दरवाज़ा बंद कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, है ना, जो आप नैतिकता से जुड़ता है। ये क्या नैतिकता, ये कर लो वो कर लो, है ना, दिन भर आपके घर वाले कहते होंगे, तो ये उसका तीसरा पक्ष है। तो भाषा के जो 3 फंक्शन बता दिए आपको। फिर 5वां फंक्शन क्या है, मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन, है ना, याद रखना, ये जरूर लिख लेना पहले नंबर पे, मेटा लिंग्विस्टिक। मैंने सारे नोट्स आपको भेजे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भाषा का उपयोग जो है वो स्वयं भाषा को समझने में होता है। अब जैसे मैं कहूँ कि हिंदी एक भाषा है, हिंदी में ये होता है, तो हिंदी एक भाषा है लेकिन इसको समझने के लिए हम भाषा का यूज कर रहे हैं। तो भाषा को समझने के लिए जब भाषा का यूज करते हैं ना, तो उसको कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक कार्य, है ना, मेटा लिंग्विस्टिक कार्य, ठीक है। तो भाषा को समझने के लिए जब भाषा का प्रयोग करें तो उसे कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक कार्य। फिर अगला आता है फेटिक फंक्शन, है ना, ठीक है, बार बार मैं इसलिए रिवाइज करा दे रहा हूँ कि थोड़ी बहुत तो ध्यान ही रहेगा ना, बाकी आप पास हो जाओगे। फेटिक फंक्शन, है ना, फेटिक, है ना, PHATIC, फेटिक फंक्शन, ठीक। फेटिक फंक्शन कैसा है, जैसे सामाजिक जुड़ाव को, हेलो कैसे हो, तो जब संबंधों की जुड़वात होती है तो इसी भाषा से होती है ना, आप लोग जब मिलते हो हेलो कैसे हो, हाय कैसे हो, तो ये भाषा। अब याद रखना जो भाषा है उसको बोल के आप सामाजिक संबंध बनाते हो और एक समाज बनाते हो। तो मनुष्य को जो सामाजिक प्राणी कहा जाता है ना, वो बेसिकली भाषा के ही कारण कहा जाता है। अगर आप युवाल नोआ हरारी की बुक पढ़ेंगे ना, तो भारत कह रहा हूँ, जो मानव है वो अन्य प्रजातियों से केवल अलग भाषा के आधार पर हुआ है। याद रखो, अन्य जो जानवर होते हैं उनके पास कोई भाषा नहीं होती तो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, इसीलिए आपस में जुड़ नहीं पाते। लेकिन जब हम मनुष्य हैं तो हमारे पास भाषा है, भाषा के कारण हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम आपस में जुड़ते जाते हैं। जैसे भारत 130 करोड़ लोगों को जुड़ा हुआ है, अब 130 नहीं 145 करोड़ लोगों से जुड़ के जो भारत बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है, भाषा के आधार पर तो बना है, क्योंकि भारत के लोगों के अंदर जो विचार थे वो भाषा में अभिव्यक्त हुए, आर्टिकुलेट हुए, और जब भाषा में आर्टिकुलेट हुए तो आपस में मिल गए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ जाना। चलिए एक और आगे कॉन्सेप्ट है मेन, उसको और पढ़ लेते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं जेनस एंड डिफरेंशिया द्वारा परिभाषा। किसी चीज़ को दो तरह से, जेनस एंड डिफरेंशिया, ये आप सब बहुत इजी जानते हो, इसमें पढ़ना कुछ नहीं है ज़्यादा। एक आता है जेनस, है ना, ठीक है, और एक होता है डिफरेंशिया, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, जैसे मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है, मान लो योगेश त्रिपाठी, जानते हो अभी हम पढ़ेंगे इसको, जो जेनस और डिफरेंशिया, ये बता रहा है ऐसा कि किसी भी चीज़ को जब आप परिभाषित करो ना तो दो तरीके से करो, जेनस और डिफरेंशिया, है ना। याद रखना हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक इंपॉर्टेंस है उसमें शब्द है, ठीक है, जेनस, और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है डिफरेंशिया, डिफरेंशिया, है ना,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिया बेसिकली ना किसी चीज की को परिभाषित करो। जैसे मैं कहूँ इस मतलब मेरे बारे में कोई कहे कि इसको परिभाषित करो, ये कौन है। जैसे मैं कहूँ आपको परिभाषित करो, आप कौन हो, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताते हो ना कि मेरा नाम ये है। मेरा नाम क्या है, मान लो मैंने ऐसे बताया मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है, तो इसका क्या मतलब बताता हूँ मैं, इसका मतलब मैं ये बताता हूँ कि मैं त्रिपाठी हूँ, मतलब किसी एक समुदाय का हिस्सा हूँ। अर्थात मैं अपने नाम को जब बताता हूँ, नाम क्या, ये मेरी परिभाषा ही है ना, ये मेरा परिचय ही तो है मेरा नाम। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं एक समुदाय का हिस्सा हूँ। और साथ में मैं क्या बताता हूँ कि मैं योगेश भी हूँ, है ना। तो जब हम अपना नाम लेते हैं तो हम दो चीजें बता देते हैं एक साथ, कि मैं एक समुदाय के साथ समानता रखता हूँ। जैसे मैं अपने नाम की बात करूँ तो मैं कहूँ मैं ब्राह्मण समुदाय के साथ समानता रखता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं योगेश होने के कारण सभी ब्राह्मणों से अलग भी हूँ। तो मतलब मैं एक ही साथ आपको दो चीज बता रहा हूँ। एक ही साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि एक ही साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि मैं एक समुदाय का हिस्सा हूं, उस समुदाय से समानता रखता हूं, और वहीं दूसरी तरफ मैं ये बता दे रहा हूं कि मेरे अंदर कुछ विशेषता है, मैं उस समुदाय से अलग भी हूं। तो बेसिकली इसी को कहते हैं जेनस एंड डिफरेंशिया। जेनस में बताया जाता है, जो जेनस वर्ड है ना, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, जेनस में बोला जाता है, इसको हिंदी में जाति शब्द है। इसमें यह बताया जाता है कि किसी के बारे में, है ना, याद रखना, बेसिकली हमें यह बताया जा रहा है कि अगर किसी को परिभाषित करना है, किसी के बारे में बताना है, तो हमें सबसे पहले यह बताना होगा। जैसे मान लो मुझे एक्स वाई जेड के बारे में बताना है, तो हमें सबसे पहले एक्स वाई जेड को यह बताना होगा ये उस किस समुदाय का हिस्सा है। जिस समुदाय से हिस्सा मतलब उस समुदाय में जो कॉमन चीजें हैं, जो इसमें कॉमन हो वही तो कॉमन होगा ना। तो क्या हिस्सा है ये समुदाय का। साथ में हम ये भी बताएं कि वो इस समुदाय में सबसे अलग कैसे है। जैसे मैंने कहा आपका नाम मान लो अखिलेश यादव है, ठीक है, तो मैं पहले बताऊंगा कि ये यादव कम्युनिटी का है, लेकिन फिर बताऊंगा कि ये अखिलेश है, सभी यादवों की तरह नहीं है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, जो हमें ये परिभाषा वाली बात जो बताना चाहते हैं, कि अगर किसी की परिभाषा बताना है तो सबसे पहले आपको उसको बताना होगा कि वो किस ग्रुप का हिस्सा है, जेनस, उसकी जाति, है ना, वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। साथ में हम उसको ये भी बताना होगा डिफरेंशिया, कि उस जाति में भी वो सबसे अलग कैसे है। तो जेनस एंड डिफरेंशिया ये बताता है कि अगर किसी को भी आपको बताना है तो सबसे पहले उसको किसी एक बड़े ग्रुप या व्यापक ग्रुप से जोड़ो, फिर ये भी बताओ कि उसमें विशेष क्या है। जैसे मैं कहूँ योगेश त्रिपाठी मेरा नाम है, तो योगेश त्रिपाठी, तो मैंने पहले त्रिपाठी ग्रुप से खुद को जोड़ लिया, फिर मैंने अपने बारे में बताया कि मैं योगेश हूँ, सबसे अलग भी हूँ, ठीक। तो इस तरह से इस चीज को समझना कि कहा जाता है जेनस का मतलब है जाति, किसी बड़ी श्रेणी या किसी बड़े वर्ग या बड़ी कम्युनिटी से पहले उसको जोड़ो और क्या दिखाओ। कहने का मतलब ऐसा समझो, जैसे सपोज करो, इसको एक फिगर के माध्यम से आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो एक है, जैसे मान लो कुछ क्या बताऊं, जैसे मान लो कार है कोई, है ना, जैसे मान लो कोई कार है, ठीक है, कोई कार है मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कोई कार है, इसके बारे में बताना है, तो अपने अपने तरीके से लोग बताएंगे। लेकिन जो जेनस एंड डिफरेंशिया का बेस है ना, हम कहेंगे कि हमें भैया जेनस और डिफरेंशिया की डिफिनीशन बताओ, इस बेस पे बताओ। तो मैं कहूँगा सबसे पहले मैं इसको एक बड़ी कम्युनिटी के साथ जोड़ूंगा, एक बड़े वर्ग के साथ जोड़ूंगा। अर्थात इसमें जो चीज़ें हैं, इसकी जो विशेषता है, इसकी जो क्वालिटी है, वो कैसे एक बहुत बड़े ग्रुप जिसको हम बोलते हैं SUV, ठीक है, SUV। अब मैं बताऊं कि SUV मतलब जो SUV होती है उसमें जो फीचर्स होते हैं वो इस कार में भी फीचर हैं। तो ये कार इस बड़े समुदाय का एक हिस्सा है, ये मैंने बता दिया। तो पहले मैंने जेनस वाला पार्ट या जाति वाला पार्ट पूरा कर लिया। अब साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो कार है ना,
ये इससे तो समानता रखता है, लेकिन इस कार में ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जबकि अलग ये इसके अंदर जो बाकी कारें थी वो पेट्रोल और डीजल से चलती थी। इस तरह मैंने डिफरेंशिया भी बता दिया कि कैसे ये कार सबसे अलग है। तो इस तरह जेनस एंड डिफरेंशिया क्या कहता है, पहले किसी की पहचान उसके एक वर्ग से जोड़ के बताओ, फिर कुछ ऐसे गुण उसमें बता दो जो उस वर्ग से उसे अलग करता हो। तो जैसे कहा जाए कि तोता, तो तोता की पहचान पहले एक पंछी ग्रुप से बताओ कि सभी उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, तोता भी उड़ता है, तो तोता एक पंछी है। लेकिन साथ में ये भी बता दो कि वो कैसे पंछियों में सबसे अलग है, तोता बोलता है। तो इस तरह से जेनस एंड डिफरेंशिया बेसिकली क्या है कि बताता है कि पहले उसे एक ग्रुप से जोड़ना है, फिर उसे अलग बनाना है। जैसे मानव, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग को परिभाषित करना है, अगर उसको डिफाइन करना है तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को एक बड़े ग्रुप से जोड़ दो। वो क्या है, एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज एनिमल। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको तुरंत करना है कि ह्यूमन बीइंग को उसी बड़े ग्रुप में अलग भी कर देना, कुछ अलग। तो क्या है, रैशनल। बाकी सब एनिमल कैसे हैं, रैशनल नहीं है, ह्यूमन बीइंग रैशनल एनिमल है। ठीक है, तो इस तरह से आप जेनस एंड डिफरेंशिया को समझ चुके होंगे। जेनस और डिफरेंशिया की जो परिभाषा है ना, ये कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग वाली है। इससे हम किसी वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, उसकी व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं, उसकी सटीक व्याख्या हो सकती है, एक्यूरेसी हो सकती है। तो याद रखना, अब बात आती है कि जेनस एंड डिफरेंशिया को जब हम कर रहे हों, जब जेनस एंड डिफरेंशिया के बारे में कर रहे हों तो कैसे करेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा कार की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कार, तो सबसे पहले हमें इसे एक बड़े ग्रुप से जोड़ना होगा, फिर हमें इसको बताना होगा ये अलग कैसे है। तो याद रखना, अब इस कार, मान लो ये कार कोई XYZ कार है, अब इस कार की हमें परिभाषा देनी है और हमें एग्जामिनर ने कहा है कि ये परिभाषा जेनस और डिफरेंशिया के बेस पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा समुदाय लेंगे, उस समुदाय से इस कार की समानता लिख के उसको बताएंगे कि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, अब एक बात आपसे मैं बताऊं, ये मत कहने लगना कि SUV चलती है, कार भी चलती है। तो इतनी सामान्य बातों की चर्चा नहीं की जाती, इतनी सामान्य बातों की चर्चा नहीं की जाती। चर्चा कैसी की जाती है, स्पष्ट हो और विशेष हो, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि जो जेनस एंड डिफरेंशिया है उसमें हम क्या करते हैं, जो जिसकी हमें परिभाषा देनी है, जिसकी हमें परिभाषा देनी है उसको एक विशेष बड़े ग्रुप के साथ जोड़ते हैं। अब इन दोनों को जो जोड़ेंगे उसका बेस क्या होगा, समानता होगा। पर ये समानता बहुत सामान्य नहीं होनी चाहिए, जैसे ये भी 4 पहिए से युक्त है, ये भी 4 पहिए से, ऐसा नहीं, कुछ मेन चीज़ें बतानी चाहिए, है ना। तो वो बताना है, तो वो हम बताएंगे। जैसे मान लो स्पीड को लेकर तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक तरफ हमने यहाँ बताया था कि जब हम किसी चीज़ की डिफिनेशन देंगे तो एक बड़े समुदाय से उसको कॉमन बताएंगे, और जो ये समानता है ये बहुत सामान्य होगी, लेकिन साथ में हम इसे अलग भी दिखा देंगे। और जब अलग दिखाएंगे तो ये बहुत स्पष्ट भेद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये कह दो कि सभी कार 1-2 इंच छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ऐसा नहीं, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए जिससे लोग अलग हों। जैसे मान लो कहा जाए, अगर एक उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की, इसको डिफाइन करना है तो अरस्तू के हिसाब से सबसे पहले हमें इसे एक जेनस में जोड़ना होगा, जाति में। जेनस या जाति का मतलब है जो समान रखता हो, तो हम कहेंगे प्राणी या एनिमल, चूंकि एनिमल मतलब जो सांस लेते हो। अब मनुष्य में और प्राणी या एनिमल में हम कुछ ऐसा कॉमन लिखेंगे जो बहुत स्पेसिफिक हो। तो जैसे मान लो हम बता देंगे लीवर फंक्शन करता है, ये करता, ये मत बता देंगे कि बस कि धरती में दोनों रहते हैं। इतनी सामान्य बात नहीं करनी, इतनी सामान्य बात नहीं करनी, हमें ये बताना है जो विशेष हो। साथ में मनुष्य को हमने क्या किया, दिखा तो दिया कि वो प्राणी है, लेकिन अब हमें क्या करना है, डिफरेंस भी करना है। तो हम कहेंगे कैसा प्राणी है, रैशनल प्राणी है। तो ये जो भेद होगा वो बहुत स्पेसिफिक होगा और रियल होगा। तो जेनस एंड डिफरेंशिया में हमें 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है।
जब हम जेनस के साथ समानता दिखा रहे हो तो ये इक्वलिटी या समानता बहुत सामान्य होनी चाहिए और बहुत इस मतलब मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए, लेकिन वही चीज़ है ना। चलो, और हर चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ जो भी जेनस एंड डिफरेंशिया की जब बात कर रहे हो तो सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने जेनस एंड डिफरेंशिया को समझा।